हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज जो हम क्लास देखने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होगी हमारी क्लास। और उसमें जो है हम बेसिकली ये सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। जैसे पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, फिर पब्लिक प्राइवेट दोनों का हो गया मिक्सचर, या फिर कैसे इन चीज़ों की एवोल्यूशन जो है वो हुई और कैसे इन्वेस्टमेंट के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। इन सब चीज़ों को देखेंगे। प्लस हमारी जो कल वाली क्लास थी वो जीएसटी काउंसिल, और बेसिकली उसके ऊपर थी कि प्रीलिम्स की तैयारी जो है वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो होप सो आपने जो है वो उन चीज़ों से सीखा होगा जो मैंने बताई थी। अगर मान लीजिए आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं और उसमें कोई क्वेश्चन है जो आपके द्वारा नहीं सॉल्व हो रहा, तो वो क्वेश्चन और उसमें जो होने वाली प्रॉब्लम है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को सोल्यूशन जो है वो उसका आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं, जो कि बेसिकली किसके ऊपर है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। ठीक है। आज हम क्या क्या देखेंगे उसको एक बार पहले देख लेते हैं। आज की क्लास में हम ये देखेंगे बेसिकली कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिक डेफिनेशन क्या है उसकी। ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे, पहले लिख लेते हैं चीज़ों को। इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन सी चीज़ों के ऊपर जो है वो निर्भर करती है। ठीक है। तीसरा हम ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के अलग अलग मॉडल्स क्या हैं। प्लस ये देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी इकोनॉमी में क्यों ज़रूरी जो है हो जाती है। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। और फोर्थ हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ठीक है। अब ये सब जो है ये हमारी आज की क्लास की ओवरऑल डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने आप लोगों को दे दी है। ठीक है। अब नेक्स्ट ये जानते हैं एक एक करके चीज़ों को, कि चीज़ें जो है वो क्या क्या हैं जिनको हमने आज सीखना है। ठीक है। सबसे पहले जो है वो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होती है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपने जो है पैसा लगाया और वो आपको एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कॉन्टिन्यूसली आपको रिटर्न दे रही है, वापस अपना पैसा जो है वो दे रही है, और उसको इन्वेस्टमेंट का नाम दे दिया जाता है। क्लियर ऑन दिस। इन्वेस्टमेंट के साथ ही एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी बेसिकली इस तरीके का ही होता है। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? आपने जितना पैसा लगाया उससे आपको आने वाली रिटर्न क्या है, वो चीज़ होती है कैपिटल फॉर्मेशन। और वो जो चीज़ है वो इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंडेंट है। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में ही कैपिटल फॉर्मेशन का जिक्र जो है वो आता है। क्लियर ऑन दिस। अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होती है। क्लियर ऑन दिस। अब नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कोई भी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो आपके देश की जो जीडीपी है वो भी अच्छी होगी, पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी। इन्वेस्टमेंट से जो है वो एन नंबर ऑफ थिंग्स आती हैं। ठीक है। अगर हम बेसिक फार्मूला की बात करें जो हमने इनिशियल क्लासेस में जाना था, वो था जीडीपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यही फार्मूला था हमारा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सबको सब क्लियर है? अब अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट को यहीं रखते हैं और बाकी चीज़ों को जो है वो उधर ले जाते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा जी डी पी माइनस सी माइनस जी प्लस एम माइनस एक्स। यही फॉर्मूला बनेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये फॉर्मूला जो है वो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर जो है वो हो गया होगा। अब इन्वेस्टमेंट की डिपेंडेंसी देखिए किन किन चीज़ों पे है। जीडीपी के ऊपर,
कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंसी है, गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, इंपोर्ट जो हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, और आखिरी डिपेंडेंसी जो है वो किसके ऊपर है, एक्सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब ये डिपेंडेंसी कैसे है इसको जानते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो बेसिकली कंजम्पशन की अगर बात करें तो कंजम्पशन के केस में जो है वो क्या होता है, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया उससे लोगों की इनकम जनरेशन होती है, और उससे होने वाली जो कंजम्पशन है, जो पैसा लगाया जाने वाला उससे सी इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्चुअल में कंजम्पशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। किसको इन्फ्लुएंस करता है, कंजम्पशन को। नेक्स्ट मैंने बात की थी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर भी डिपेंडेंसी होती है। सरकार जितना एक्सपेंडिचर करती है तो उससे भी निर्धारित होता है कि इन्वेस्टमेंट आपके देश में क्या आने वाली है। प्लस हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि अब गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला के जो है कई रोड प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाती है, और इसका सिंपल सा कारण जो है वो यही माना जाता है ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो और बूस्ट हो सके और प्राइवेट सेक्टर को उन चीज़ों में भी लाया जा सके जिन चीज़ों में आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर नहीं है, और गवर्नमेंट जो है वो बाकी चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सके और ध्यान दे सके, और हमारी इकोनॉमी को जितना हो सके उतना ज़्यादा लिबरलाइज किया जाए, लेकिन इतना ज़्यादा भी लिबरलाइज ना किया जाए ताकि पूरा का पूरा ही जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास ही चले जाए। इस वजह से कोर सेक्टर्स जो है, जैसे कि रेलवे हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर जिनके ऊपर पब्लिक की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, वो सरकार अपने हाथ में रखती है, और बाकी चीज़ों को प्राइवेट सेक्टर की भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसमें हो रही है। यदि इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्पोर्ट्स के ऊपर भी डिपेंडेंसी है। जितने हमारे देश में ज़्यादा एक्सपोर्ट आएगा, इम्पोर्ट आएगा, और उसमें भी इम्पोर्ट जो है वो दो तरीके का होता है। एक है हम चीज़ों को मंगवा रहे हैं, एक है हम कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों को मंगवा रहे हैं। जैसे कि मान लो आपने इंडिया में जो है क्या करना है, चीज़ों को इम्पोर्ट करना है, यानी चीज़ों को इंडिया से मंगवाना है, इंडिया में मंगवाना है। ठीक है। अब एक की डेस्टिनेशन है यूएसए जहाँ से वो सामान आ रहा है, और एक की डेस्टिनेशन जो है वो क्या है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यूके। अब दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो इसी से जो है वो अंदाज़ा लग जाता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का जो है वो क्या क्राइटेरिया चल रहा है, या कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में चल रही है। जैसे कि अगर आपके सामने मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की शीट रख दूं, और उसमें जो है आप सिर्फ कैपिटल फॉर्मेशन का ही जो है वो ना देखो, कैपिटल अकाउंट ना देखो, आप कौन सा अकाउंट देखो, सिर्फ करंट अकाउंट देखो। कौन सा अकाउंट? करंट अकाउंट। तो उस केस में आप जो है इस चीज़ को देख पाओगे बहुत अच्छे से कि जो पैसा, जो चीज़ें इंडिया में आ रही हैं वो कौन सी हैं। जैसे अगर मैं गिनवाऊं कि इंडिया में जो चीज़ें मंगवाई जा रही हैं वो कुछ ऐसी हैं, जैसे कि मान लो डेली यूटेंसिल्स हो गए जिनका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। अगर आपको उस केस में ज़्यादा देखने को ये मिलता है कि यूएस में से जो आने वाला सामान है उसमें ज़्यादातर सामान जो है वो एक्चुअल में एक मशीनरी है जो मोस्ट ऑफ द फर्म्स में यूज़ की जाती है कोई भी चीज़ बनाने के लिए। यदि हम मशीन्स को ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, यदि हम मशीन्स को ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं तो उससे बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है हमारे देश में। अगर हम जो है कोई ऐसी आइटम को मंगवाते हैं, जैसे कि मान लो परफ्यूम्स मंगा लिए, जैसे मान लो गाड़ियां मंगवा ली, तो उस केस में इसका मीनिंग ये होता है कि हमारे देश में जो होने वाली इन्वेस्टमेंट है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्लियर ऑन दिस? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ करंट अकाउंट देख के जो है ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसी होगी। यदि करंट अकाउंट में जो है वो उन चीज़ों को ज़्यादा मंगवाया जा रहा है जो कि मशीनरी है, जो आगे और सामान बनाने में यूज़ होगी, और वो सामान को हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो उसको जो है बोलेंगे कि हमारा देश जो है वो इन्वेस्टमेंट के राह पे चल रहा है। क्लियर ऑन दिस? अभी इसी के बीच जो है वो एक कॉन्सेप्ट और है जो करवाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, और उसके ऊपर भी एमसीक्यू कुछ पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा, जिसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है।
क्या लिखा मैंने? कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसका सिंपल सा मीनिंग जो है वो क्या होता है, एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी देश जो है वो ग्रो करना चाहता है तो कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो कम होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, ये अच्छी चीज होती है, नहीं ये बुरी चीज होती है, बल्कि इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। इसका साधारण सा मीनिंग जो है, अगर बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये मीनिंग होता है आपने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा लगाने के बाद जो है वो आपके कितनी प्रोडक्शन आप कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि मान लो कैपिटल आउटपुट फॉर्मेशन की अलग अलग वैल्यूज हैं, मान लो मैं आपके सामने जो है वो दो देशों की एग्जांपल लिख दूं, एक दे दूं यूएसए और दूसरा दे दूं इंडिया, और मैं आपको ये बोलूं कि सर कैपिटल आउटपुट फॉर्मेशन की अगर इंडिया के केस में वैल्यू देखें तो इंडिया के केस में वैल्यू जो है वो अच्छी है। यानी कि अगर आप 100 रुपीज़ का कैपिटल फॉर्मेशन करना चाहते हो तो उससे जो होने वाली प्रोडक्शन है वो एक्चुअल में जो है 70 है, 80 है, कुछ भी है। सेम यूएस का दे दूं, अब उस केस में अगर मैं बोलूं कि यूएस में जो 100 रुपये लगा के आइटम्स प्रोड्यूस होती हैं उनकी जो गिनती है वो है 90, यानी उनकी जो काउंटिंग है वो 90 है। और यदि आप इंडिया में करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है, इस ये वैल्यू जो है वो कम हो जाती है पैसा लगाने की। अगर आपको 90 चीजें इंडिया में प्रोड्यूस करनी है तो आपको सिर्फ 50 रुपीज लगाने पड़ेंगे। यानी कि दोनों देशों में क्या फर्क हुआ, दोनों देशों में जो लगाया जाने वाला पैसा है उसकी वैल्यू कम है। एक देश में ज्यादा पैसा लगाने से इतनी वैल्यूज प्रोड्यूस होती हैं या इतनी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, दूसरे देश में कम पैसा लगाने से ही इतनी वैल्यूज प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इसका मतलब दूसरे देश के केस में क्या ज्यादा है, क्या चीज कम है? कैपिटल आउटपुट रेशियो। यानी कि आप कम पैसा लगा के भी ज्यादा चीजें जो है वो करवा सकते हो। ठीक है, तो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो क्लियर हो गया, कितना पैसा लगा के कितनी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। क्लियर ऑन दिस? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लिए। ठीक है, तो अभी बेसिक सी डेफिनेशन जो है उसको जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या होती है, प्लस ये भी देख लेंगे कि आगे क्या क्या और चीजें हैं। ठीक है, अब बेसिक डेफिनेशन जानने से पहले इन्वेस्टमेंट, एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट इज द process of allocation money into production activities with the aim of generating financial returns। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका माइंडसेट जो है वो ये होता है कि मैं जो मनी है वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ, जिससे मुझे आने वाली फाइनेंशियल रिटर्न है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्लियर ऑन दिस? इट कैन बी एग्जीक्यूटेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स। कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्ट मीन से भी जो है वो यूज की जा सकती है, इनडायरेक्ट मीन से भी। जैसे हमने मनी एंड बैंकिंग के लेसन में देखा कि अगर रेपो रेट में चेंजेस आती हैं तो उसके चलते इन्वेस्टमेंट में भी चेंजेस आती हैं, तो वो इनडायरेक्ट मीन्स हो गए। ठीक है, डायरेक्ट मीन्स में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है उसने कोई पॉलिसी लेके आई, जैसे प्रोडक्शन इंसेंटिव को लेके कोई स्कीम है, ठीक है, तो उस केस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रही है सरकार की। ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों सेक्टर्स के लिए ज़रूरी हो जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें, अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हो रही है यानी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उससे उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो बेसिकली एग्रीकल्चर से आता है। यदि आई की वैल्यू जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, इसका मीनिंग ये है कि रॉ मटेरियल जो आने वाला है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही होगी। अगर रॉ मटेरियल जो हमारे पास आया है जो कि प्राइमरी सेक्टर से आया होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से आया होगा, तो वो भी इंक्रीज करेगा, जिससे जो है वो फार्मर की इनकम भी इंक्रीज करती है। क्या करता है? फार्मर की इनकम इंक्रीज करती है। और इन्वेस्टमेंट का जो है वो सेकंड, जो टर्शरी सेक्टर होता है जिसमें बेसिकली सर्विसेज वाले लोग होते हैं, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपने देखा होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर या फिर जो नेचर से संबंधित है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें। और टर्शरी सेक्टर में क्या आता है? जो अदर सर्विसेज की चीज़ें हैं। यदि हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं तो बाकी चीज़ें भी अपने आप ग्रो होने लगती हैं। इसी के बेसिस पे एक थ्योरी बताता हूँ आपको। ठीक है, उस थ्योरी का जो नाम है वो सिंपल सा ये था कि बैलेंस ग्रोथ और अनबैलेंस ग्रोथ। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जिसका नाम है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स।
जो लोग एमए करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है उनको रीड करना पड़ता है। इवन ग्रेजुएशन में भी एक सेमेस्टर में कहीं ना कहीं जो है वो होता है, यदि आप डीयू से करें या पीयू से करें, कहीं भी कर रहे हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जो है वो ये कहती है कि कोई भी देश को ग्रो करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बैलेंस ग्रोथ और एक होता है अनबैलेंस ग्रोथ। बैलेंस ग्रोथ में के केस में क्या होता है, आपके पास तीन सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरा कौन सा होता है, टर्शरी। ठीक है, ये तीन सेक्टर्स हैं। इसमें अगर बेसिकली बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर ज़्यादा किया जाता है, इसमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा की जाती है, और इस सेक्टर में जो है वो ज़्यादा सर्विसेज वाले लोग होते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब बैलेंस ग्रोथ का जो थेरीज है वो ये कहती हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि यदि आपने अपने नेशन को ग्रो करना तो आपको बैलेंस ग्रोथ की तरफ चलना होगा। और बैलेंस ग्रोथ में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी तीनों सेक्टर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स, तीनों सेक्टर कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, आप में आपको इन तीनों सेक्टर्स में जो है वो इक्वल पैसा डालना होगा। जब आप इक्वल पैसा इन तीनों सेक्टर्स में डालोगे तो उस चीज के चलते होगा क्या कि आपका नेशन जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा और ग्रोथ आ जाएगी। लेकिन उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो देखा गया कि लोग जो है वो अपने आप को फ्री करवा रहे थे, किससे, कॉलोनियलाइजेशन से। ये जो स्ट्रेटजी है ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, ठीक है, जो अभी डेवलप करी थी, जिनको रिसेंटली फ्रीडम मिली है, उनके पास जो पैसे की वैल्यू है वो तो कम है, उनके पास पैसा इतना नहीं है। तो उन देशों को जो है वो अनबैलेंस ग्रोथ की तरफ जाना पड़ा। अनबैलेंस ग्रोथ के केस में क्या होता है कि आप एक सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगाते हो और वो सेक्टर इतना ज्यादा ग्रो कर लेता है कि जो उसकी लिंकेजेस होती हैं वो भी ग्रो करना शुरू कर देती हैं। इंडिया के केस में पैसा कम था, इसी वजह से जो है इंडिया के केस में क्या कम था, पैसा कम था, इसी वजह से इंडिया में अगर आप इनिशियली देखो तो एग्रीकल्चर या सर्विसेज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान दिया गया, ताकि अगर मैन्युफैक्चरिंग ग्रो करेगी जो आने वाला रॉ मटेरियल है वो भी ग्रो करेगा, और आगे जो सर्विसेज हैं जो कि जॉब देंगी वो भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स की जो इंडस्ट्रीज हैं वही ग्रोथ जो है वो दे सकती हैं। तो इन्होंने जो है वो ये बात सोची। लेकिन अनबैलेंस ग्रोथ के केस में ये है कि ये नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट जो है वो कितनी जल्दी और कितनी लेट देखने को मिलेगा। हो सकता है हमने आज इन्वेस्टमेंट की, गवर्नमेंट ने आज पैसा जो है वो लगाया इस पे, और आज ही जो है चीज़ें होनी शुरू हो गई। और दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि हम पैसा लगाते जा रहे हैं लेकिन उसकी ग्रोथ कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही। इंडिया के केस में 1951 के केस में यही हुआ था। 64 में जो है वो फूड क्राइसिस आ गई, तभी ग्रीन रेवोल्यूशन लानी पड़ी, क्योंकि इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है वो चीज़ें पैसा लगाया जा रहा था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो एग्रीकल्चर के ऊपर या फिर अगर हम आगे देखें सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा देखने को नहीं मिला। क्लियर ऑन दिस? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इन्वेस्टमेंट जो है इसके बारे में मैंने एन नंबर ऑफ थिंग्स जो है वो आपको बता दी हैं। इंडिया के केस में हम लोग अनबैलेंस ग्रोथ को फॉलो करते हैं, और इन्वेस्टमेंट का बेसिक मीनिंग जो है वो ये होता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो है वो ग्रोथ करने के लिए हेल्प करे तो उसको इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के साथ ही एक कॉन्सेप्ट और है जो जानने के लिए जरूरी हो जाता है, उसको बोलते हैं एसओसी। एसओसी का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, सोशल ओवर हेड कैपिटल। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, सोशल ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल बेसिकली क्या होता है इसको जानते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मान लो आप किसी विलेज में रहते हैं और उस विलेज में जो है कोई इंडस्ट्री आई, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आया, उसने पैसा लगा दिया चीज़ों के ऊपर, और उस चीज़ों के चलते जो है वो क्या होना शुरू हो गया, आपके जो गांव है, विलेज है, उसकी इकोनॉमी ग्रो करनी शुरू कर दी। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, सोशल ओवरहेड कैपिटल में क्या आता है, जैसे फ्लाईओवर्स हो गए, रोड्स होगी, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कोई भी ऐसा खर्चा जो इनडायरेक्ट वे में जो है इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है। यदि किसी विलेज में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है और उस विलेज में जो है वो कपड़े के लिए जो सिल्क या कॉटन कुछ भी बनाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो विलेज जो है वो बाकी विलेजेस के कंपैरिजन में ग्रो कर जाएगा।
क्योंकि उस गवर्नमेंट ने जो है उसको मेन एक चीज प्रोवाइड कर दी, विच इज द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अब उस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से जो है वो शहर में अच्छे से वो चीज को भेज सकता है, और इन्वेस्टमेंट वहां पे आनी, कस्टमर वहां पे आने जरूरी हो जाती है। तो इसी चीज को बोलते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल। इंडिया में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सोशल ओवरहेड कैपिटल की वैल्यू जो है वो कम देखी जा रही थी। यदि आप किसी भी डेवलप्ड नेशन की केस स्टडी को खोल के देखें, ठीक है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर एक बुक है स्मिथ एंड डोनेरो, तो उसमें भी इवन ये चीज़ों को जो है वो केस स्टडीज को बताया गया, लिखा गया। उसमें ये लिखा गया कि बेसिकली डेवलप्ड नेशंस जो हैं उनके साथ क्या चीज़ ऐसी अच्छी थी, डेवलप्ड नेशंस ने ये करना शुरू कर दिया था कि उन्होंने सोशल ओवरहेड कैपिटल के ऊपर पैसा बहुत ज़्यादा लगाया। अब वो पैसा लगाने के चलते जो है वो ये होना शुरू हो गया कि उनके जो रूरल एरिया थे वो ग्रो करने शुरू कर गए थे, और रूरल एरिया ग्रो करने के साथ साथ ये होता था कि मनी का फ्लो भी उन एरियाज में इंक्रीज हो गया था, और इसी वजह से वो जो है वो डेवलप हो गए। अभी एक सिंपल सा रीजन आपको क्वेश्चन देता हूँ। ये सोच के देखिए कि हम बोल देते हैं कि ये वाला देश जो है ये डेवलप्ड देश है, ये वाला देश जो है ये डेवलपिंग है, ये वाला देश जो है ये अंडर डेवलप्ड है। एक चीज ये सोच के देखिए, ऐसी क्या चीज है जिसकी बदौलत हम ये बात बोलते हैं कि ये देश डेवलपिंग है और ये वाला देश जो है वो अभी डेवलप्ड है? क्या वो चीज इनकम है? सोचिए, इनकम के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं, आंसर है नहीं। ठीक है, किसके चीज के बेसिस पे बोलते हैं? सोशल ओवरहेड कैपिटल के बेसिस पे बोलते हैं। कोई भी देश जब इतना सस्टेनेबल हो जाए कि वो अपने देश की जो चीजें हैं उनको खुद को जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग मोड पे कर सकता है या खरीद सकता है, उसकी जो करेंसी है वो ग्लोबली यूज की जाती है, तो उसको डेवलप्ड देश का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक, कई लोग बोलेंगे वर्ल्ड बैंक के केस में इनकम का क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, लेकिन उसमें भी जो है वो खुद को ही क्लेम करना होता है कि हम डेवलप हैं या डेवलपिंग है। ठीक है, तो आपको कुछ हद तक जो है वो ये समझ आ गया होगा कि सोशल ओवरहेड कैपिटल जो है वो क्या होती है, और आपको ये समझ आ गया होगा कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है। अब इन्हीं दोनों चीजों को इंडिया के केस में कनेक्ट कीजिए। इंडिया के केस में बेसिकली क्या है, पहली चीज ये है कि सोशल ओवरहेड कैपिटल जो है वो कम है। क्लियर ऑन दिस? दूसरी प्रॉब्लम इंडिया के केस में ये है कि इंडिया के केस में हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, तो इस वजह से हम बैलेंस ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते। हमने इन्वेस्टमेंट लानी है तो उसके लिए जो है वो हमें अनबैलेंस ग्रोथ का रास्ता इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो दो चीजों की हमने बात की है। पहली बात जो है वो हमने किस चीज की कर ली? अनबैलेंस्ड। और दूसरी हमने किस चीज की बात की? सोशल ओवरहेड कैपिटल की। और दोनों चीजें ही हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छी होती हैं, ग्रो करती हैं। इंडिया के केस में अब जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है, या फिर वो ये होगा कि पूरा पब्लिक होगा, पूरा खर्चा जो है वो सब कुछ सरकार कर रही है, या फिर वो प्राइवेट हो सकता है, लेकिन प्राइवेट वाले क्यों ही बनाएंगे? तो इसी वजह से जो है वो तीसरा मेथड जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बोलते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब जो मैंने इतनी ज्यादा डिस्कशन की है, आपको लग रहा होगा कि सर ये इरेलीवेंट है क्या? नहीं है, इसका आंसर है नहीं, ये बिल्कुल भी इरेलीवेंट नहीं है। पहली चीज ये कि जो मैंने आपको मेजर पॉइंट बताया वो था अनबैलेंस ग्रोथ, आपको अनबैलेंस्ड ग्रोथ की थ्योरी भी मैंने बताई। दूसरी चीज मैंने बताई एसओसी, सोशल ओवरहेड कैपिटल। और तीनों चीजें ही हैं जो कोई भी इकोनॉमी के ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं, और इसी को ग्रो करवाने के लिए इंडिया जो है वो इसकी तरफ मूव किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ। सिर्फ पब्लिक नहीं हो सकता था। सिर्फ पब्लिक का मीनिंग ये है कि इंडिया में नंबर ऑफ विलेजेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब उन हर विलेजेस में जो है वो रोड कंस्ट्रक्ट करना, चीजें कंस्ट्रक्ट करना नहीं पॉसिबल। कारण इसका क्या है कि इंडिया अनबैलेंस ग्रोथ को फॉलो करता है, रिसोर्सेज इतने नहीं है, तो फिर लिमिटेड चीजों में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिस चीज के चलते जो है वो ग्रोथ भी लिमिटेड चीजों में होगी। ठीक है, तो एक तो ये कारण था कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाके मिले। दूसरा ये था कि एसओसी अगर क्रिएट करना है तो जल्दी, जो एफिशिएंट और जल्दी वे है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ही है। इसी वजह से इंडिया ने जो है वो पीपीपी मॉडल पे काम करना जो है वो शुरू कर दिया। इसमें बेसिकली क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, और दोनों जो है वो कोई प्रोजेक्ट को मिलके चलाते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यानी कि कई प्रोजेक्ट में ये होगा कि सरकार जो है वो ये पूछेगी कि ये प्रोजेक्ट सस्ते में कौन बना सकता है, तो एक किसी ने मान लो हाथ ऊपर कर दिया तो उसको जो है वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिल दिया, दे दिया जाएगा।
दूसरे केस में ये होगा कि सरकार बोलेगी कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, आप अपने पास रखो, 5 साल 10 साल इससे जो है वो चीज़ें कमाओ, और जब आपका पैसा पूरा हो जाए तो आप उस प्रोजेक्ट को क्या कर दो, लीव कर दो, और फिर वो प्रोजेक्ट किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो ये भी है। अब उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं और उन्हीं नेम्स को हम जानने वाले हैं। इसी वजह से इसका क्लास का नाम था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और उन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में मेजर जो इन्वेस्टमेंट आज हम देखेंगे और जिसके ऊपर आपने ध्यान देना और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर ऑन दिस? आज की सारी डिस्कशन जो है वो इसके अराउंड ही थी, जो इनडायरेक्ट वे में मैंने आपको चीजें जो है वो बताई है। क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने जो है वो देख लिया। अब इसी चीज़ को फॉर्मल वे में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने बताई थी, रिसोर्स की मोबिलाइजेशन करना। ठीक है, इकोनॉमिक पैरामीटर्स को ये डिफाइन करता है। उसके बाद हमने जो है वो ये भी देखा था कि और कंपोनेंट्स के एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो कंजम्पशन आपके देश में हो रही है वो इंक्रीज हो जाएगी। और क्या था, कैपिटल स्टॉक और प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, जो मैंने बताया था इंपोर्ट में आप वैसी चीज़ें मंगवाते हो, तो वो भी सब इंक्रीज होता है। अब ये सिग्निफिकेंट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंडेंसी है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की। पहला है इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है। मेजर गोल जो है वो इंडिया के केस में क्या है, लोगों का वेलफेयर। तो इसी गोल के आधारित जो है वो इन्वेस्टमेंट का मॉडल जो है वो डिफाइन किया जाएगा, उसमें चेंजेस करके उसका डिफरेंट नाम जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट ये है रिस्क। उस जो वो इन्वेस्टमेंट है उसमें कितना रिस्क है जो इन्वॉल्व है। इन्वेस्टमेंट के केस में एक डेफिनेशन जो है वो आप और चीज़ की देखो, इन्वेस्टमेंट में होता है गेस्टेशन पीरियड। कौन सा होता है, गेस्टेशन पीरियड। अब गेस्टेशन पीरियड जो है वो जो बायो वाले होंगे उनको भी पता होगा, बच्चा जो है वो कितनी देर के लिए मदर के वॉर्म में होता है, तो उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के केस में उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। आपने पैसा लगाया, कितनी ड्यूरेशन तक वो पैसा जो है वो आपको वापस आना शुरू होगा, उस समय को बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। क्लियर ऑन दिस? इन्वेस्टमेंट के केस में अगर आप मान लो द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में ये अक्षर जो है वो लिखा देखें, तो आप समझ जाइए कि गेस्टेशन पीरियड मतलब जो पैसा लगाने से लेके रिटर्न आने के बीच का जो समय है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन। इन्वेस्टमेंट और पैसा जो आएगा वो कितने टाइम तक आएगा, वही गेस्टेशन पीरियड वाली तभी एग्जांपल दी थी मैंने आपको। नेक्स्ट है मार्केट की कंडीशन क्या है उस समय जिस समय हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सरकार जो है वो इन चार चीज़ों को ध्यान से देखती है और इनको फॉलो करने के बाद जो है वो डिफरेंट मॉडल्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, पहला मॉडल जो है वो कौन सा है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मॉडल। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट जो है वही इन्वॉल्व होगी, किस चीज़ में, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में या प्लान एक्सपेंडिचर में। सरकार के द्वारा ही हर चीज़ जो है वो की जाएगी, लेकिन जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये महसूस हुआ कि ये कोई ज़्यादा कामयाब या एफिशिएंट नहीं है। रीज़न इसका ये है कि गवर्नमेंट में एन नंबर ऑफ थिंग्स होती हैं जिनको फॉलो अप करना होता है। अब उस चीज़ के चलते जो है वो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट किया। प्राइवेट सेक्टर में जो है वो बेसिकली क्या होता है कि हर चीज़ जो है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बिल्ड की जाएगी। ठीक है, चाहे वो इवन एफडीआई या एफपीआई की फॉर्म में हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, तीसरा मॉडल जो है जिसके बारे में आज का उद्देश्य है हमारा बात करने का, वो कौन सा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि पब्लिक सेक्टर और जो प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिलके एक साथ काम करें और इस तरीके से काम करें कि दोनों को जो है वो बेनिफिट हो। इस चीज़ को बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें जो वेरियस मॉडल्स हैं जो डेवलप किए हैं तो वो कौन कौन से हैं, बीओटी है पहला, सेकंड क्या है बी डबल ओ टी, तीसरा क्या है बी डबल ओ, और फोर्थ वन क्या है डी बी एफ ओ। आप एक सिंपल सी चीज़ ध्यान दीजिए, जो पहला मॉडल है जिसका नाम क्या लिखा है, बी ओ टी, बी ओ टी। बाकी जो तीन मॉडल्स लिखे गए हैं वो एक्चुअल में इसी से निकले हैं। कैसे, नेक्स्ट कौन सा है बी डबल ओ टी, उसके नेक्स्ट बी डबल ओ, और उसके नेक्स्ट डी बी एफ ओ। मैं आपको सिर्फ बी ओ टी समझाऊंगा, बाकी जो है आपको चीज़ें डिफाइन करूंगा और उसके बदौलत जो है वो आप ये समझ जाओगे कि सर बी ओ टी, बी डबल ओ और डी बी एफ ओ में क्या डिफरेंस होता है। बी ओ टी मॉडल जो है वो सिंपल सा क्या होता है, इसमें एक ही चीज़ की जाएगी, इसमें सिंपल सी ये चीज़ की जाएगी, बोला जाएगा बिल्ड करो, ऑपरेट करो और ट्रांसफ़र करो। जैसे कि
एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बेसिकली मान लो कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनवाना चाहती है। ठीक है, मान लो विलेज, ये कोई शहर है और ये जो है ये विलेज है। अब गवर्नमेंट ये चाहती है उस विलेज से लेके इस शहर तक एक कंस्ट्रक्शन हो जाए रोड की। ठीक है, ये गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव है। अब सरकार लेकिन ये है कि और चीज़ों में भी इन्वॉल्व है और ऐसे विलेज जो है वो इंडिया में एक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। अब गवर्नमेंट जो है वो हर किसी में जो है वो अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट ने ये क्या किया, जैसे मान लो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने प्राइवेट सेक्टर को जो है वो पहले अपने पास इन्वाइट किया। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से जो है वो कोई व्यक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया, इन्होंने इसको ये बोला कि एक काम करो, और वो काम क्या करना है कि ये जो है वो शहर है, शहर से लेके गांव तक आपने ये कंस्ट्रक्शन करनी है। तो इसने बोला ठीक है कर देंगे कंस्ट्रक्शन, क्या दिक्कत है इसमें। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि एक ट्विस्ट है इसमें। तो उसने बोला कि क्या, तो सरकार ने जो है वो इसको ये बोला कि इसकी आप कंस्ट्रक्शन कर दो, 5 साल के लिए ये रोड जो है वो आपके पास है, और 5 साल तक आप जो है वो इससे रेवेन्यू कलेक्शन करो, यहाँ पे एक अपना टोल टैक्स लगा दो। ठीक है, उससे जो होने वाली कलेक्शन है उससे अपने जो आपने पैसा लगाया था वो पूरा करो, और उसके बाद जब आपका पैसा जो है वो पूरा हो जाए और प्रॉफिट भी ठीक ठाक बन जाए, तो उस समय आप अपना जो ये प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दो और वहां से चले जाओ। तो ये जो है, मान लो इस व्यक्ति ने जो है वो इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो इसने बोला कि टोल टैक्स मेरे नाम पे होगा और अच्छी चीजें हैं ये, तो बल्कि इसको कर देते हैं इन्वेस्टमेंट को। अब उसके बाद जो है वो ये देखा गया कि 5 साल के लिए इस व्यक्ति को ये जो जगह है ये दे दी गई। इसने कंस्ट्रक्शन जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर ली, और 6 महीने के बाद इसने वहां पे एक टोल टैक्स लगा दिया, और ये जो है वो बोल दिया कि यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं वो इतना टैक्स जो है वो मुझे पे करेंगे। अब लोग जो है वो पे कर रहे हैं। 5 साल तक इसने ऑपरेट किया और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। अब सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, सरकार को ये पता कि वो प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है और वो प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है, वो अपने आप अपना प्रॉफिट निकाल के जो है वो चला जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा। फायदा सरकार को ये होगा कि वो एक तो रोड वो बनी बनाई मिल गई। ठीक है, दूसरी चीज उस पर अपने रिसोर्सिज और फोकस जो है वो इतना नहीं लगाना पड़ा। अब उस चीज के चलते जो है वो गवर्नमेंट को फायदा हुआ। लेकिन अगर इसी क्वाइन का दूसरा पहलू देखें तो वो ये भी हो सकता है कि मान लो 5 साल के लिए उसको वो रोड मिली गई, अब 5 साल तक जो है वो उसका प्रॉफिट ही नहीं आया, उस रोड पे जो है वो ज्यादा लोग आते जाते ही नहीं है। इस चीज के चलते उस जो प्राइवेट व्यक्ति था उसका जो पैसा था वो पूरा ही नहीं हो रहा। उसने जो पैसा लगाया था वो था 90 लाख, लेकिन यहाँ पे रोज लोगों के द्वारा यूज ही नहीं की जाती, बल्कि इसके पास जो है एक विलेज है उसमें से लोग होके निकल जाते हैं, और यहाँ पे जो 150 110 रुपए देने हैं वो बचा लेते हैं। तो उस केस में प्राइवेट सेक्टर जो है ये लॉस में चला गया, और इसने जो प्रोजेक्ट बनाया था उससे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो नहीं निकाल पाया, और जो इसने लोन लिया हुआ था वो बन गया एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और उसकी वजह से जो है वो बैंकिंग सिस्टम भी वो होना शुरू हो गया, हिलना शुरू हो गया, उसमें इंस्टेबिलिटी आ गई। तो ये आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है। गवर्नमेंट ने ये मॉडल डेवलप किया, उसमें प्रॉब्लम जो है वो ये आ गई कि एनपीए क्रिएट होने शुरू हो गए। कारण ये था कि उस रोड को जो है वो नहीं यूज किया जा रहा था नॉर्मली विलेजेस में अगर देखें, तो इसी चीज के चलते जो है वो इसमें इस वाले केस में प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो उसको मना करने लग गए कि हम इस पे जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्लियर ऑन दिस? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। ओके, अब आप बोलोगे कि सर प्राइवेट सेक्टर कोई लॉस है, गवर्नमेंट को इसमें कोई लॉस नहीं है। ऑब्वियसली हो सकता है गवर्नमेंट को, अगर मान लो इसने जो पैसा लगाया वो इसका पूरा 1 साल में ही हो जाए। कोई प्रोजेक्ट ही ऐसा था जो एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन से एक विलेज को कनेक्ट करता है, मान लो दिल्ली के आसपास कोई भी विलेज है, वो एक कंस्ट्रक्शन की है एक हाईवे की, और वो जो है वो दिल्ली तक जाता है। अब उस केस में जो पैसा कलेक्ट होने वाला वो भी हाई रहेगा। अगर उस केस में पैसा हाई रहेगा तो वो जो कॉस्ट उसने 5 साल में अपने पास कलेक्ट करनी थी वो 1 साल के अंदर अंदर कलेक्ट होगी। बाकी 4 साल वो जो है आराम से प्रॉफिट कमाएगा। पैसा उसने लगाया था 90 लाख का, अब उसको लेकिन पहले साल में 90 लाख मिल गया, बाकी 4 साल वो जो है 90 90 लाख जो है वो उतना इन्वेस्टमेंट उसको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता था जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट की सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकती थी, वो सिचुएशन चेंज हो गई।
क्लियर ऑन दिस? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब इसी चीज के चलते जो है वो अदर चीजों को डेवलप किया गया और उसके बाद जो सिस्टम आया उसको HEM, हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें बेसिकली जो है मैं आगे चीजें डिस्कस करूंगा कि दोनों का हाफ हाफ रिस्क होता है, हाफ हाफ ही प्रॉफिट होता है। तो ये BOT मॉडल जो है वो आपको क्लियर हो गया। BOT मॉडल के फायदे और नुकसान आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो यही है जो BOT मॉडल है। इसमें फाइनेंसिंग जो है स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वो प्राइवेट मॉडल है, क्योंकि वो डेवलप कर रहा है तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वही जो है वो मेजरली चीज़ों को करेगा, ठीक है। बिल्ड करेगा, उसको ऑपरेट करेगा, और ऑपरेट करने के बाद क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, और उसी से ये नाम बना BOT। इस प्रेजेंटेशन में जो है वो उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखा गया है। दूसरी चीज़ आप ये भी ध्यान रखिए कि मेरा लेक्चर जो है वो ध्यान से सुनिए। रीज़न इसका ये है कि हर चीज़ मैं लिख के यहाँ पे नहीं लिखता, कई चीज़ें जो है वो समझा देता हूँ। तो अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो उन चीज़ों को आप नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। बेनिफिशियल जो है वो उनके लिए होगा जो समझ रहे हैं इस चीज़ को। इवन ये आपको लग रहा होगा कि सर ये जो चीज़ें बताई हैं ये कहाँ कामयाब आएंगी, ये प्रीलिम्स में तो इतना काम नहीं आएगा इनका, लेकिन अगर मेंस में जिस समय आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिस समय आप आंसर राइटिंग जो है वो मेंस के लिए कर रहे हैं, उस समय में आपको पता लगेगा कि सर लिंकेजेस इकोनॉमी में GS3 आपको बहुत ईजी लगेगा। दूसरा एक फॉर्मूला बताऊंगा आने वाले समय में कि मेंस के लिए क्या फॉर्मूला रहता है। मेन कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो उसकी कमी नहीं होगी आपको। अगली नॉलेज होती है फैक्चुअल नॉलेज, कि आपके पास फैक्ट एंड फिगर कितने हैं, आप उन फैक्ट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। उसकी दिक्कत आएगी, उसका भी एक सोल्यूशन मेरे पास है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। मेजरली आप इस पे अभी फोकस कर लो, क्योंकि मेंस के जब आने वाला समय होगा तो उस समय तो इन्फॉर्मेशन जो है वो याद करनी शुरू कर दोगे आप, तो वो हो जाएगी। कॉन्सेप्ट आपको पूरा साल याद रहेंगे और ये प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया BOOT मॉडल। BOOT में जो है वो जैसे BOT मॉडल में ये था कि नेगोशिएशन पीरियड है, ये सब है, और उसके बाद जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। BOT मॉडल में ज्यादातर जो है वो हाईवे वगैरह इसी मॉडल से डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया BOO। और BOO के केस में क्या होता है, ओनरशिप जो है, मान लो इन दिस मॉडल ओनरशिप ऑफ न्यूली बिल्ड फैसिलिटी विल रेस्ट विद द प्राइवेट पार्टी। जो ओनरशिप है वो प्राइवेट के ही पास रहती है इस केस में। लेकिन इन चीजों को जो है वो ध्यान से फोकस इतना मत करो, BOT जो है वो सीख लो अच्छे से, ठीक है। बिल्ड, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस एंड ऑपरेट। इस मॉडल में ये होता है कि पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिजाइन करने की, कंस्ट्रक्शन करने की, फाइनेंस करने की और ऑपरेट करने की, वो तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाती हैं। और उसमें जो है वो समय निर्धारित करके, जो कि हो सकता है कि प्रॉफिटेबल समय के मुताबिक हो, गवर्नमेंट को वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसी को जो है वो DBFO मॉडल के नाम से जाना जाता है, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस एंड ऑपरेट। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट आ गया BOLT, बिल्ट ऑन लीज एंड ट्रांसफर। प्राइवेट सेक्टर आएगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, खुद उसको ऑपरेट नहीं करेगा, किसी और को जो है वो दे देगा लीज पे, ठीक है। उस व्यक्ति की लीज खत्म होगी, उसके बाद गवर्नमेंट को वो ट्रांसफर हो जाएगा। लीज के पैसे इससे ले लेगा और जितने पैसे इसने दिए हैं वो उससे कमाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये देखिए, ये कामयाब होगा? अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर है, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो इतना ज्यादा कामयाब नहीं है। मेजर मॉडल वही कामयाब होगा जिसमें गवर्नमेंट जो है वो खुद इंटरवीन करेगी और बोल रही है कि अगर प्रॉफिट होगा फिर भी आधा आधा, लॉस होगा फिर भी आधा आधा। इस केस में लॉस होने के बहुत चांसेस रहते हैं। इवन इसी वजह से आप देखेंगे कि जो, अगर बैंकिंग स्टेटमेंट आप ध्यान से देखें, RBI कुछ रिपोर्ट्स निकालता है तो उसमें ये देखा गया कि जो इस तरीके के लोन्स हैं, जो लोग लेने वाले हैं ऐसे लोन्स, उनको जो है वो बैंक ज्यादातर लोन नहीं देता। उनका यही मानना होता है कि ये आने वाले समय में NPA क्रिएट कर देगा, जिसको हमारा बैंक जो है वो सफर करेगा, देखेगा। नेक्स्ट आ गया EPC। EPC मॉडल जो है वो ट्रेडिशनल मॉडल है जो पुराने समय में होता था। उसमें क्या था कि जैसे मान लो गवर्नमेंट ने जो है वो कोई रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है, अब सरकार जो है वो प्राइवेट बिल्डर्स को बुला लेगी और ये पूछेगी कि ये जो है आप कितने पैसों में कंस्ट्रक्ट करोगे। जो व्यक्ति बहुत कम पैसों में जो है वो बोल देगा कि मैं सिर्फ इतने पैसों में जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, और जिसका बैकग्राउंड जो है वो अच्छा है, उसको जो है वो फाइनली वो प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा और वही जो है वो बना के गवर्नमेंट को दे देगा, और सरकार जो है वो उसको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी, पैसा देगी। समझ आ गया? नेक्स्ट, हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल HAM, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में 40-60 की रेशियो रहती है, 40%
और 60%। आपने प्रोजेक्ट बनाया, जैसे ही प्रोजेक्ट बनाया 40% अमाउंट जो है वो पहले गवर्नमेंट ही आपको दे देगी। क्या कर देगा? गवर्नमेंट दे देगी। और फिर जो है वो 5 साल पे प्रॉफिट के बेसिस पे आपको अमाउंट जो है वो उसकी मिलती रहेगी, जो रिमेनिंग 60%। यानी इस केस में जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने ही 100% की फंडिंग नहीं की। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने ही 100% की फंडिंग जो है वो नहीं की। गवर्नमेंट ने जो है वो इसको 40% अमाउंट जो है वो दे दी, और यही बोला बाकी जो 60% अमाउंट है वो हम आपको बाई पार्ट्स जो है वो धीरे धीरे करके दे देंगे। तो इस केस में जो है वो पहली चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर जो लोन लेगा बैंक से वो कम हो जाएगा। दूसरी चीज, रिस्क मैनेजमेंट जो है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा जो है वो मैनेज की जाएगी। इसी वजह से ये मॉडल जो है वो ज्यादा कामयाब हुआ। ठीक है, क्लियर ऑन दिस। और नेक्स्ट है लीज डेवलप ऑपरेट। इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ये जो है ये ऑनर रहेंगे कोई भी न्यूली बिल्ड चीज के, बस उसको जो है वो कुछ समय के लिए लीज पे दे दिया जाएगा और वो जो है वो इसको ऑपरेट करेगा और डेवलप करेगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उसको जो है वो सॉल्व कर पाए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।